So, Assalamu alaikum class. Let's begin from where we left. Debt versus equity. कि डेट और इक्विटी में क्या फर्क है? तो जो भी शेयर होल्डर आपके पैसे पैसे इन्वेस्ट करता है वो आपकी इक्विटी होती है, और जो पैसे आप किसी से उधार कर्जा लेते हैं वो आपका डेट होता है। फाइनेंशियल लेवरेज अगर आपको याद हो तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझा दी, इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ये मैं ऑलरेडी शुरू के लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। वैल्यू वर्सेस कॉस्ट, की कॉस्ट क्या होती है और वैल्यू क्या होती है? The true value of any asset in its market value, which is simply the amount of cash we would get if we actually sold it. लेकिन इसको डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। ये कॉन्सेप्ट भी मैं बड़ा डिटेल में क्लास में कि हम फाइनेंस में वैल्यू ही डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वैल्यू डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू कॉस्ट। तो हमें पता है कि हमने इतने की ये चीज खरीदी थी, लेकिन मैंने अगर 5 साल पहले एक चीज खरीदी थी, एक टेबल खरीदा था, मुझे क्या पता कि आज इसकी वैल्यू क्या है। हो सकता है उस वक्त से अब तक जिस लकड़ी का ये बना वो लकड़ी बहुत महंगी हो गई हो मार्केट में, या कोई एंटीक चीज है ये, तो अब उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई हो मार्केट में, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई हो। लेकिन मुझे नहीं पता, जब तक मैं मार्केट में ले जाके किसी से पूछते नहीं कि भाई ये मैंने बेचना है, ये कितने का खरीदोगे। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये वैल्यू को डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अंदर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हो सकता है कि अब तक टेबल यूज हो के पुराना हो गया और वो बहुत ज्यादा खास लकड़ी का भी नहीं बना हुआ था, और अब तक वो लकड़ी भी काफी सस्ती हो गई है मार्केट में, या एटलीस्ट ये वाली लकड़ी सस्ती हो गई है, ये कारीगरी जो है वो काफी कंपेटिटिव मशीनों के ऊपर आ गई है। तो क्योंकि ह्यूमन लेबर नहीं लगती, चीजें सस्ती बन जाती हैं, तो इसलिए ये टेबल अब मार्केट में काफी सस्ता हो गया हुआ है, और यूज भी हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। That is also possible. So, to the value shown on the balance sheet of the firm's assets are book value and generally are not what the assets are actually worth. Under the accounting standards, audited financial statements of a firm carry assets at the historic cost, मतलब जितने पे हमने खरीदी थी, और माइनस उसमें हम कर देते हैं डेप्रिसिएशन। For current assets, market value and book value might be somewhat similar since they are bought and converted into cash over a relatively short period of time. लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनकी जो वैल्यू है वो वेरी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू। हो सकता है फिक्स एसेट हमारे पास हमने हिस्टोरिकली रिकॉर्ड किया जी ये 25 लाख रुपए का है, इस वक्त हो सकता है जी 10 साल गुजर चुके हैं उस एसेट को, तो इस वक्त मार्केट में उसकी वैल्यू हो सकता है जी 2 लाख रुपए भी ना हो। हमने डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज की होगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हमने पूरी 23 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। हो सकता है हमने अभी तक सिर्फ 15 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज की हो, अभी बाकी डेप्रिसिएशन चार्ज ही ना हुई हो। इसके आगे ये एग्जांपल दी हुई है, यू कैन रीड इट। ओके, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या फर्क है? मार्केट वैल्यू वो है जितने की हमने चीज मार्केट में इस वक्त हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, जबकि बुक वैल्यू वो है जितने के ऊपर वो बुक में रिकॉर्ड की हुई है, जितनी की हमने एक्चुअली खरीदी थी किसी जमाने में, और उसमें से हमने आज तक की जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दी है। सो के कॉर्पोरेशन हैज फिक्स्ड एसेट्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ $700 and an appraised market value of $1,000. Net working capital is $1,000 on the books. For approximately $600 would be realized if the current accounts were liquidated. तो ये उसके रिलेटेड एग्जांपल है, उसकी बैलेंस शीट आपको ये बनाकर दिखाई गई है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है मैंने आपको बताया था, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, ये ऑपरेटिंग सेक्शन होता है जिसका नाम ट्रेडिंग सेक्शन भी कहते हैं। तो हम टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है वो माइनस करते हैं, तो हमारे पास उसके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसमें से हम सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ये अकाउंटिंग। अब ये जहां तक ग्रॉस प्रॉफिट आया था ये हमारा था ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें से फिर हम सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, ये हमारा अकाउंटिंग सॉरी इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम नेट ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, कोई और इनकम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। इसमें से हम अदर इनकम्स ऐड करके और कोई अदर एक्सपेंसेस हैं फाइनेंसिंग वगैरह के वो माइनस कर दें, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। ठीक है, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, पहले इंटरेस्ट पे किया जाता है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया जाता है तो फिर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, या इनकम अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। फिर इसमें से टैक्स माइनस किया जाता है तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, जिसमें से हम रिटेन्ड अर्निंग्स हम डिफरेंट अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, और डिविडेंड जो पे किया जाता है वो डिविडेंड के अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। ये भी हम ऊपर थॉरली डिस्कस करके आए हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए तीन चीजें माइंड में रखनी चाहिए। एक जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनकी बेस के ऊपर हमारी इनकम स्टेटमेंट बनती है, फिर नॉन कैश आइटम्स भी इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड होते हैं, और टाइम एंड कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, टाइम के हिसाब से कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्योंकि नॉन कैश एसेट आइटम्स भी होते हैं, इसीलिए इसके अंदर जो एंड पे प्रॉफिट है वो हमारे पास कैश फॉर्म में पड़ा हो हमारे कैश अकाउंट के अंदर, ये जरूरी नहीं है।
क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुई है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्चुअली कैश में थोड़ी पे की है हमने। डेप्रिसिएशन तो हमने लाइक नॉन फिजिकली पे की है ना, हमने काटी है वहां से, अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो वो कैश की फॉर्म में तो नहीं निकली। सिमिलरली हमारे पास कुछ एसेट्स होंगे जो अभी सेल हुए हैं लेकिन उनका कैश रिसीव ही नहीं हुआ, तो वो कैश अभी तक हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफर ही नहीं हुआ। सो ऑल दैट इज इंक्लूडेड। इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है उसके अंदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम जरूर देखते हैं कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल को हम फॉलो करें। दैट मींस कि रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज व्हेन द अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट। दैट इज रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल व्हिच नीड्स नॉट टू बी सेम एज द टाइम ऑफ कलेक्शन। हमने आज 31 दिसंबर को 2012 को सेल की, अभी 2012 नहीं है, वैसे 2022 है, लेकिन ये 10 साल पुरानी क्योंकि कैलकुलेशंस है तो हम बस उसकी ही फॉलो कर रहे हैं। हमने सेल की लेट्स सपोज 1 लाख रुपए की। अब ये पैसे हमारे पास आने हैं जनवरी में, क्योंकि हम अब इस वक्त इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम इन पैसों को अपने पास रिकॉर्ड जरूर कर लें, चाहे ये हमारे पास आए हैं या नहीं आए, क्योंकि हमारी सेल 31 दिसंबर से पहले की है ना, तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया है अपने इस साल के एसेट्स इस साल की सेल्स के अंदर। Matching principle of GAAP directs that the revenue be matched with expenses. Thus, income is reported when it is earned, even though no cash flow may have occurred. ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल ये है कि जी रेवेन्यू जो है इट मस्ट बी मैच विद द एक्सपेंसेस के जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ चीज बिकी है तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस हुआ है तो वो तमाम एक्सपेंस उसके साथ मैच हो जाना चाहिए, ये ना हो कि वो अगले साल में कैरी हो रहा हो। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आपने इस साल कोई चीज मैन्युफैक्चर की है, अब वो मैन्युफैक्चर करने में कोई कॉस्ट आ गई है, अब वो क्योंकि चीज अभी बिकी नहीं है, अभी आपके पास पड़ी है, तो उसका एक्सपेंस आप इस साल के खर्चे में नहीं डाल सकते क्योंकि वो अभी तक बिकी ही नहीं है चीज, तो उसका एक्सपेंस अगले साल के खर्चे के लिए आप रख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। नॉन कैश आइटम्स के अंदर डेप्रिसिएशन भी आती है, उसके अंदर फिर इस तरह से कोई डिडक्शंस हो रही हैं, उसके अलावा नॉन कैश आइटम्स के अंदर कोई डेफर्ड टैक्सेस हैं, तो इन सबको हम सेपरेटली नॉन कैश के तौर पर ट्रीट करते हैं और इसकी कॉस्ट लगाते हैं। टाइम एंड कॉस्ट। हमारी कुछ जो कॉस्ट होती हैं वो हमें टाइम के साथ लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारा 1 साल का अगर हमने रेंट पे कर दिया तो हमने उसके अलावा अगर हमने 13 महीने का रेंट पे किया हुआ है अब तक, तो जो 1 महीने का एक्स्ट्रा रेंट पे किया जो अगले साल हमने यूज करना है वो इस साल के कॉस्ट के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम उस टाइम के पीरियड के हिसाब से जो कॉस्ट लगी है वो ही इस टाइम पीरियड में इंक्लूड करेंगे। हम इससे ज्यादा कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करेंगे किसी भी कॉस्ट के ऊपर। फिर टैक्सेस भी उसी टाइम पीरियड के हमारे अप्लाई होने हैं। खैर इससे हमारा टैक्सेशन से भी कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मैं ये आपको नहीं करवा रहा अभी। टैक्स शील्ड क्या होती है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि जी जो हम अगर किसी से लोन लेते हैं जिसके मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है एक, कि कुछ चीजें आपकी होती हैं वो टैक्स शील्ड बन जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी जो इंटरेस्ट है, जब आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस लाते हैं तो आपको टैक्स बचाने के अंदर हेल्प करता है, वो आपको टैक्स के बचत करवा देता है। अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस ना हो तो आपको टैक्स लगेगा। इस तरह से डेप्रिसिएशन जो है वो भी टैक्स शील्ड के तौर पे काम करती है। ये क्योंकि आपका एक्चुअल कॉस्ट तो नहीं लगी, लेकिन ये कॉस्ट क्योंकि आपकी बनती है, आपकी मशीन इस्तेमाल हुई है, तो इसलिए आप इसको लगा देते हैं, इससे टैक्स की सेविंग होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? अब बेसिकली मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं तो मुझे एक दिन पता चला जी कि मेरे बिजनेस के अंदर तो कैश है ही नहीं अवेलेबल, कैश अकाउंट खाली पड़ा है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने बनाई है तो उसके अंदर तो प्रॉफिट ही बहुत है हमारे पास। अब जी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट 10 लाख का है, कैश नहीं मिल रहा। हम ढूंढते जा रहे हैं यार कैश कहाँ है, किधर है, क्या हो गया, किधर से ढूंढ के लिए कैश कहाँ चला गया, इतना 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, हमें कैश हमारे पास 1 रुपया नहीं पड़ा। तो बेसिकली कैश कहीं पर लग गया हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा प्रॉफिट जो है हमारे पास हमेशा कैश की शक्ल के अंदर अवेलेबल हो। सेकेंडली, अब जैसे मैंने आपको एजेंसी प्रॉब्लम बताई थी कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, वो कहे जी मुझे बेनिफिट्स दो, मुझे पर्क्स दो, मुझे प्रिविलेजेस दो, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर दी शेयर होल्डर्स। अब क्योंकि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव उससे डिफरेंट होता है, तो मैनेजमेंट ने ये दिखाना है जी कि प्रॉफिट बहुत हो रहा है कंपनी को, मैनेजमेंट क्या करती है जी, ओनर ने बिजनेस बनाते हुए जिस जमाने में बनाया था तो उसने कई एक ना 10 लाख रुपए की एक जमीन खरीदी थी। आज उस जमीन की वैल्यू 10 करोड़ हो चुकी है क्योंकि वो शहर के बिल्कुल मिड में आ गई और प्राइम प्रॉपर्टी बन गई है। अब वो क्या करते हैं, वो जमीन में से 1 करोड़ की जमीन बेच देते हैं,
बड़ी जमीन थी, 1 करोड़ की जमीन बेचते हैं और प्रॉफिट दिखाती है, देखिए जी इस साल हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो 95 लाख है, 5 लाख एक्चुअल प्रॉफिट है, या हो सकता है हमने जी इस साल प्रॉफिट कमाया जी 80 लाख का। तो आपने उसकी बेसिस के ऊपर जी बोनस भी दे दिया उन्हें, वो खुश भी बड़े और आप भी बड़े खुश कि वाह जी वाह 80 लाख का प्रॉफिट किया जी बिजनेस ने इस साल, बहुत जबरदस्त। पिछले साल तो सिर्फ 10 लाख का किया था, बहुत अच्छा जी। इस बेस के ऊपर आपने 80 में से 20 लाख रुपए उनको बोनस के तौर पर भी दे दिया, क्योंकि आपने उससे कहा था जी 60 लाख हम लेंगे, उसके ऊपर का जितना होगा वो हम आपको दे देंगे, तो आपने 20 लाख का बोनस भी दे दिया। बाद में आपको ये पता ही नहीं चला कभी कि जी उसने जो बिजनेस की मैनेजमेंट थी उसने आप ही का एसेट जो पड़ा था, एक जमीन पड़ी थी जिसकी वैल्यू आज 10 करोड़ हो गई है, उसको बेचा, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन वो आपको प्रॉफिट बनाकर दिखा दी और उसमें से पैसे भी खुद ले गए। उन्होंने तो उल्टा नुकसान किया है, क्योंकि 90 लाख की वो प्रॉफिट हुआ था उसके अंदर, ठीक है जी, और उन्होंने बेसिकली 10 लाख का उसके अंदर नुकसान करवाया एक्चुअली, क्योंकि बिजनेस को 10 लाख का लॉस हुआ था, उन्होंने जमीन बेची उसके अंदर जी 1 करोड़ रुपए के जो जमीन से आए, तो उसमें से उन्होंने 10 लाख का वो लॉस भी निकाल दिया और 90 लाख की आपको जमीन दिखा दी है, जिसका आपको दिखा दिया कि ये प्रॉफिट है हमारे बिजनेस ने कमाया है। जबकि वो प्रॉफिट उस बिजनेस में कमाया ही नहीं है, वो तो आपकी जमीन पड़ी थी जो ऑलरेडी 10 लाख की हो गई, 10 करोड़ की हो गई थी, तो 1 करोड़ की उन्होंने जमीन बीच में से बेच दी। ये अब आपको कैसे पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आए हैं, ताकि आप ये देख सके कि आपको मैनेजमेंट को फायर करना है या बोनसेस देने हैं, और आपको ये भी पता हो कि आपका बिजनेस चलाने के लिए अगर आपके पास कैश नहीं है, कहीं फंसा हुआ, तो कहाँ से निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आप बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आपको ये नहीं बताएगी कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, और बैलेंस शीट भी आपको सिर्फ बताएगी कितना कैश अवेलेबल है, ये नहीं बता सकती कि ये कैश किस सोर्स से आया है। सो टू आइडेंटिफाई दैट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। मूविंग ऑन, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं। नीड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी क्यों फेस करनी पड़ती है? क्या कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है टू कंपनसेट ओनर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट्स मेड, ठीक है, जो हमने एफर्ट पुट किया है वो सफिशिएंट है भी कि नहीं, हमारा प्रॉफिट सही जगह से आ रहा है, बिजनेस के ऑपरेशन से ही आ रहा है, कहीं हमारे अपने एसेट बेचकर तो नहीं आ रहा। और ये भी हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है कि हम अपनी ऑब्लिगेशंस या डे टू डे खर्चे निकाल सकें, हमें पता हो कि हमारे पास कैश अवेलेबल हो चीजों की पेमेंट करने के लिए, ठीक है। Profitability is a different thing, liquidity is different thing। liquidity क्या होती है? It is the ability of a business to pay its debts in time, ठीक है, या किसी चीज को हम कोई भी आपके पास आ जाए कि जी मुझे मेरे पैसे दिए जाएं जो आपने उधार किससे लिया हुआ है, तो वो आप उसको पे कर सकें, वो आपकी लिक्विडिटी होती है। इसको हम अभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैश जबकि होता है कि कैश इन हैंड आपके पास क्या है, और कैश इक्विवेलेंट्स वो चीजें होती हैं जो कि कैश के बराबर होती हैं लेकिन कैश नहीं होती, ठीक है, जैसे कि प्राइस बॉन्ड आपके पास पड़ा हो सकता है, आपके पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पड़े हो सकते हैं, आपके पास किसी और कंपनी के शेयर हो सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली 3 सोर्सेज होते हैं जिससे एक बिजनेस के पास पैसा आ सकता है या जा सकता है 3 सोर्सेज के अंदर, ठीक है, तो वो तीनों बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइडेड होती है। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये वही के बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस जो है जिसके अंदर वो अपना माल बनाता है बेचता है, उससे जो पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब ये देखते हैं कि ऑपरेशन से पैसे हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं, उल्टा उसके ऊपर लग रहे हैं। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि जो आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट से कोई प्लांट लिए, कोई एसेट लिया, कोई जमीन पड़ी थी आपके पास, उस इन्वेस्टमेंट से क्या आपके पास आ रहा है और क्या जा रहा है। और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, के कोई आपने लोन लिया है, उधार लिया है, या कोई लोन रीपे तो नहीं किया। अब आपको इससे पता क्या चलता है, ठीक है, जब आप एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो उससे आपको क्या पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग, आपको बेसिकली ये देखना होता है कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपके पास पैसे आने चाहिए रादर देन कि उससे जा रहे हो। अगर आपको पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट देखकर कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से पैसे जा रहे हैं और नुकसान हो रहा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा पैसे इसमें से जा रहे हैं, दैट मींस कि ऑपरेशन से आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको लॉस हो रहा है ऑपरेशन से। जबकि आपके जो पैसे बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं, लेट्स सपोज आपने देखा कि जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसे, इसका मतलब आपकी अपनी बिजनेस की जमीन पड़ी थी जो महंगी हो गई है, उसको बेचकर जो उसके ऊपर गेन हुआ है वो आपको प्रॉफिट के तौर पे दिखाया जा रहा है। या फिर फाइनेंसिंग हो सकती है कि फाइनेंसिंग आपने ये दिखाई जा रही है कि आपकी जी फाइनेंसिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे पैसे आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस के अंदर तो लॉस हो रहा है लेकिन आपने किसी से उधार ले लिया जिसकी वजह से आपके पास पैसे आए हुए और आपको वो प्रॉफिट के तौर पे दिखाया जा रहा होगा या कैश के फॉर्म में दिखाया जा रहा होगा। तो आपने यही देखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि ज्यादातर पैसे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहे हो
और ठीक है, अगर आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर पैसे कहीं से आए हैं, दैट मींस कि कोई आपका एसेट बेचा गया और वहां से पैसे हैं, और वो एक सेपरेट चीज है, वो पैसे आपके बिजनेस ने नहीं कमाए, ठीक है, या उसके अंदर लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कोई चीज खरीद ली है, कोई मशीन खरीद लिया, कोई नया प्लांट खरीद लिया, कोई नई फैक्ट्री खरीद ली है, कोई नई जमीन का टुकड़ा खरीदा है, ठीक है, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। और इसी तरह से अगर आपकी फाइनेंसिंग से कोई पैसे आए हुए हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने किससे कर्जा उठाया है, और फाइनेंसिंग में पैसे गए, इसका मतलब आपने किसी का कर्जा रीपे कर दिया और वहां पर पैसे आपके चले गए हैं। अब ये कैश फ्लो के, मैंने सारी आपको चीजें बता दी हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है, ये उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। अब क्योंकि मैं अकाउंटिंग आपको नहीं पढ़ा रही, इसलिए ये मैं आपको बना के या बनाने का तरीका पूरा समझा नहीं रहा इस वक्त, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने ये जो चार स्टेटमेंट्स बनाई, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका फायदा क्या होता है, इसका हम करते क्या है, ये हमारे किस काम आती है। अब बेसिकली इन स्टेटमेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि हमारी कंपनी में हो क्या रहा है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारे कितने एसेट्स हैं, हमारे ओनर्स की इक्विटी के साथ क्या हो रहा है, हमारे कैश के साथ क्या हो रहा है। और ये चीजें इंटरनल सर्कुलेशन के लिए या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, ताकि ओनर्स को ये पता चले या स्टेक होल्डर्स को, ये जो आपके कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम को ये पता चल सके कि कंपनी क्या कर रही है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है और क्या उसके पास एसेट्स हैं, इन तमाम चीजों का नॉलेज रखने के लिए। एक्सटर्नली कहाँ यूज होती है, ट्रेड क्रेडिटर्स, कि जिससे आप उधार ले रहे हैं उसको पता हो कि जी आपकी कंपनी लिक्विड है भी कि नहीं, कल को हम पैसे लेने जाएंगे दे भी सकेंगे कि नहीं। फिर बॉन्ड होल्डर्स की, जिससे आपने लोन लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के ऊपर, कैश उधार लिया हुआ है, तो उनको पता हो कि हाँ ये हमारा पैसा वापस भी कर सकते हैं। फिर शेयर होल्डर्स, जिन्होंने पैसे लगाए हुए आपकी कंपनी में, वो जाने होते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं, लॉन्ग टर्म में ये हमारी कंपनी इतनी हेल्दी है कि हमारे पैसे वापस कर सकेगी, हमें प्रॉफिट दे सकेगी, हमें कुछ कमा कर देगी। इंटरनल यूज का क्या होता है, प्लानिंग करने के लिए आप फोकस करते हो ऑन असेसिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के जी, क्या फ्यूचर में हमारे पास कोई पैसे बच रहे हैं, तो इनको हम फालतू क्यों पड़ा रहे हैं बिजनेस के अंदर, हम इनको कहीं इन्वेस्ट क्यों नहीं करते जिससे बिजनेस और ज्यादा पैसे कमाए। ये प्लानिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में पैसों की जरूरत हो, अभी से प्लान कर ले कहाँ से लेकर आएंगे। इस तरह से कंट्रोल, कि आप फोकस करते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर वेरियस एसेट्स एंड एसेट एफिकेसी, कि जी कौन सा एसेट है या कौन सा प्लांट है या कौन सी प्रोडक्ट लाइंस है जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रही है और कौन सा कम प्रॉफिट दे रही है, ये कौन सी में लॉस हो रहा है, ताकि उसको बंद करके सिर्फ प्रॉफिटेबल के ऊपर फोकस किया जा सके और नई प्रॉफिटेबल को लाइन स्टार्ट की जा सके। अब आपकी एक प्रोडक्ट लाइन है बहुत पुरानी हो गई और पता चलता है कि जी ये तो आपको बहुत ज्यादा लॉस दे रही है, ये मतलब बाकी प्रॉफिट लाइन जो जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट ए बी और सी आपको 25-25 लाख कमा कर दे रहे हैं, और प्रोडक्ट डी जो है इसके ऊपर आपको 15 लाख रुपए जेब से लगाने पड़े, लॉस हो रहा है। तो आप इसको बंद करेंगे और इसमें से जो पैसे बचेंगे उससे देखेंगे कि नया कौन सा प्लांट लगाया जा सकता है, किस चीज का प्लांट लगाया जा सकता है, कौन सी नई प्रोडक्ट स्टार्ट किया जा सकता है। एंड अंडरस्टैंड, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सप्लायर्स एंड फंड्स एनालाइज द फर्म, ओके, सप्लायर्स और फंड्स जो है आप एनालाइज कर सकते हैं कि फर्म को किस तरह से उसके अंदर हमारे सप्लायर्स को हमने मेंटेन करना है, किस तरह से हमने सप्लाई इंक्रीज करनी है, अपनी सप्लाई कैसे मैनेज करनी है। अब एक चीज की हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए हमारी सिग्निफिकेंट है, पहली चीज, हमें को बाहर से तो इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं, कि इन्फॉर्मेशन कि इस वक्त हमारे बिजनेस की क्या हालत है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या हमारे एसेट्स की वैल्यू है। तो हमें एक यार्ड स्टिक मिल जाती है बेसिकली इवेल्युएट करने के लिए, बिजनेस डिसीजन करने के लिए, कि वेदर हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू जो है हमारे को क्रिएट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, हमें को प्रॉफिट कमा कर दे भी रहा है कि नहीं कर रहा। और हम फिर इसकी बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर के केस के अंदर डिसाइड किया था कि जी प्रोडक्ट लाइन ए बी और सी तो बहुत अच्छा कमा रही है, डी के अंदर लॉस हो रहा है तो इसको बंद कर दें। अब हो सकता है एक प्रोडक्ट लाइन ई हो, अब ई प्रोडक्ट लाइन के अंदर हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, या बिल्कुल लॉस भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। अब हमें क्या इस प्रोडक्ट लाइन को बंद करना चाहिए या नहीं। तो हमने एनालाइज जब किया तो हमें पता चला कि जी ये प्रोडक्ट लाइन ठीक है, हमें ना प्रॉफिट दे रही है ना लॉस दे रही है, ये हल्का सा लॉस दे रही है 1 आध लाख रुपए का, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा आगे जाके यूज होता है, जो प्रोडक्ट ए लाइन है उसके अंदर, और उसके अंदर फिर ये 25 लाख हमारे कमा कर देता है। अगर हमें ये लाइन बंद करनी पड़ जाए तो ये काफी सारे खर्चे प्रोडक्ट लाइन ए के शेयर कर रही है ये लाइन। तो अगर ये बंद कर देते हैं हम, तो पता चला कि ये प्रॉफिट लॉस तो कोई नहीं दे रही थी, लेकिन ये बंद करने से हमारी प्रोडक्ट लाइन ए का जो प्रॉफिट 25 लाख का है वो कम होकर 5 लाख रह जाता है, क्योंकि 20 लाख की कॉस्ट जो इसके अंदर थी वो अब उसको बेयर करनी पड़ रही है।
तो इस वजह से ये लाइन हमें चलती रहने देनी चाहिए, क्योंकि ये हमें लॉस नहीं दे रही, लेकिन ये हमारी प्रोडक्ट लाइन ए की कॉस्ट को कवर कर रही है, और वहां पर इसका प्रॉफिट हमें निकल के आ रहा है। अब कई, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर हमें कुछ नहीं पता चलता। हमें जी प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए का, लेट्स सपोज, लेकिन इससे हमें क्या पता चला, क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, कम का प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। इसीलिए हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट देखकर सब कुछ पता नहीं चल जाता, हमें इन्हें एनालाइज करना पड़ता है, हमें इनको स्टैंडर्डाइज भी करना पड़ता है, और हमें इनका रेशियो एनालिसिस भी करना पड़ता है। हम दो फिगर्स को एक साथ रखकर देखते हैं क्या ये 10 लाख रुपया कोई मीनिंग भी रखता है कि नहीं। तो हम ये देखते हैं कि जी पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल जी 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, मतलब पिछले साल से डबल हुआ, इसका मतलब अच्छा हुआ है, कोई फायदा हुआ है, कोई इंप्रूवमेंट आई है। या पिछले साल जी 20 लाख था, इस साल 10 लाख हुआ, तो ये तो उल्टा कम हो गया, आधा हो गया, हमें तो नुकसान हो रहा है। या फिर हम रेशियो एनालिसिस करके देख सकते हैं कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनता है, हमने जी लगाए हैं जी लेट्स सपोज 1 अरब रुपए, उसके ऊपर हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा दिमाग खराब है कि 1% से भी कम का प्रॉफिट हम ले लेंगे। लेकिन हम जब देखते हैं कि जी हमने लगाया जी 1 करोड़ रुपए और उसके ऊपर हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ये 10% का प्रॉफिट है, 10% इज द रीजनेबल प्रॉफिट। इतना हुआ तो हमें समझ आता है कि हमने 50 लाख रुपए 1 करोड़ लगाया, तो हमें 10% 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज अ गुड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो हमें इसको कंपेयर करके देखना पड़ता है, इसलिए हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्यों? क्योंकि हम एक कंपनी की स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी की स्टेटमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? हमारे जी इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़ की, उनकी इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़ की, तो उनको प्रॉफिट हुआ जी लेट्स सपोज 1 करोड़ का, हमारा प्रॉफिट हुआ 1 लाख का या 10 लाख का, तो हमें इनको आपस में कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इनको एक कॉमन स्टैंडर्ड के ऊपर, सिंगल साइज के ऊपर, जैसे हम कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, हम इनको स्टैंडर्डाइज करते हैं, हम एक कॉमन साइज के ऊपर दोनों को ले आते हैं। और दूसरी वजह ये कि हम अपने ही बिजनेस की पुरानी परफॉर्मेंस उसको मैच कर सके, तो हम उसके लिए भी, अब पिछले साल हमारी जो सेल्स थी वो 5 लाख की थी, इस साल 10 लाख की है। अब उसकी बेसिस पे हम लोग कैसे तय करें कि जी हमारा 7 लाख का जो प्रॉफिट है ये रीजनेबल है कि नहीं, पिछले साल 5 लाख का था। तो हमें इसको एक कॉमन स्टैंडर्ड के ऊपर लाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। हम इसको कॉमन साइज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हमारी स्टेटमेंट्स को, इनकम स्टेटमेंट को भी, बैलेंस शीट को भी। क्यों हम कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं, और इस प्रॉफिट का मतलब क्या है, इस या हमारे बिजनेस में जो भी चेंज आ रहा है इसका क्या मतलब है, इससे कुछ चीज साबित होती है, कोई नई चीज पता चलती है हमें। हम अब क्योंकि अपने बिजनेस को या तो अपने ही बिजनेस के साथ पिछले सालों के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, या किसी और बिजनेस के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अब दोनों के साइज में फर्क है, पिछले साल के हमारे साइज के अंदर इस साल के साइज में फर्क है, सेल्स वॉल्यूम के अंदर फर्क है, और चीजों के अंदर फर्क है। इसी तरह से दूसरा बिजनेस जो उसके वॉल्यूम के अंदर, उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके प्रॉफिट के अंदर, उसकी सेल्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर फर्क है, और हमारे में फर्क है, तो इनको हम आपस में कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साइज में फर्क है, फंक्शनल करेंसी हमारी डिफरेंट हो सकती है, हमारी और चीजों में फर्क हो सकता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। और दूसरा फिर हमें रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि हम बिजनेस को आपस में कंपेयर कर सकें, या अपने बिजनेस को क्रॉस की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकें। सबसे पहले हम कॉमन साइज स्टेटमेंट देख लें, ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली। सबसे कॉमनली यूज्ड और यूजफुल वे ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग अ बिजनेस इज कि हम उसकी परसेंटेज निकालें इंस्टेड ऑफ डॉलर्स के, हम डॉलर में रुपए में कैलकुलेशन की बजाय परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। अब परसेंटेज से हमें सही पता चल जाएगा कि बिजनेस के क्या हालात हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है और उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट बना दी जाती है उसकी एक, ठीक है। अब ये आपके सामने एक कॉमन साइज बैलेंस शीट की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, कि कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अब क्योंकि हमें पता है कि एक बैलेंस शीट के टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी जो सेक्शन होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा फिगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो होता है वो टोटल एसेट्स का होता है, क्योंकि तमाम एसेट्स का टोटल करने के बाद ही तो ये फिगर बना ना आपका। तो ये सबसे बड़ा फिगर होता है आपकी बैलेंस शीट का। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, और ये इक्वल होता है इक्विटी और लायबिलिटीज का टोटल के, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फिगर होता है और सबसे इक्वल होता है, सब ये दोनों के अंदर, दोनों साइड के ऊपर कंपैरिजन के लिए यूज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने टोटल एसेट्स जो होते हैं उनको 100% कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे टोटल एसेट्स हैं 58,000 इस साल के अंदर, 2003 में, और 2002 के अंदर 51,000 के, 51 लाख के, मिलियन के, और इसके अंदर 58 मिलियन के। तो हम इनको 100% कर देते हैं कि ये 100% है, और इसकी बेस के ऊपर इन तमाम की बाकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करनी आप सबको आती होगी, 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5 करोड़ 80 लाख रुपया इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज आ गई 5%, 0.005%, सॉरी। इसी तरह से आपने देखा जी, ये बनता है फिक्स एसेट्स जो आपके थे वो थे 125
अब ये बेसिकली आपके टोटल एसेट्स हैं, ठीक है ना। ये मैं वैसे इसके ऊपर ये जो स्टेटमेंट बनी हुई है ये आपको क्लियर नहीं होगी, ये सही एग्जांपल नहीं दी हुई आपको यहाँ पर, क्योंकि वो जो उसके ऑपरेटिंग एसेट्स है ना उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो वो ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू द टोटल एसेट्स, जो कि नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये थोड़ा सा जो, क्योंकि ये वर्टिकल साइज स्टेटमेंट दी गई है, हम इसकी जगह आपको एक दूसरी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दूंगा, लेकिन यू विल गेट दिस थिंग के जितने भी टोटल एसेट्स होंगे उससे ऊपर जितने भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं या करंट एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू उन टोटल एसेट्स से कम, क्योंकि उन सबको मिलाकर टोटल एसेट्स बने हैं, ठीक है। और वो टोटल मिलाकर, क्योंकि टोटल एसेट्स बने इसलिए वो टोटल एसेट्स 100% हो जाएंगे, तो उसके ऊपर वाले जितने भी हैं वो उसकी परसेंटेज ही होंगे। तो अगर कैश आपके पास लेट सपोज अदर रिसीवेबल्स कोई आपके पास है लेट सपोज 26 मिलियन के और 58 मिलियन आपके टोटल एसेट्स हैं, तो ये 26 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 100 किया जाएगा, तो जो ये परसेंटेज आएगी वो आपकी यहाँ 50% के करीब ये बन रही है, अगर 26 को मैं सिर्फ कैलकुलेट करूँ, ये क्योंकि ये और तरह से कैलकुलेट किया हुआ इन्होंने इसलिए ये गलत आ रही है। तो ये आपकी उतने परसेंट आ जाएगा कि इतने परसेंट आपके इस साल में थे और फिर इतने परसेंट इस साल में थे, और इस साल का अलग, इस साल का ये जो टोटल है ये आपका 100% होगा, और इसके हिसाब से ये आपने सारों को डिवाइड करते जाना है। 17 डिवाइड बाय 51 इंटू 100, 110 डिवाइड बाय 51, 220 डिवाइड बाय इंटू 100 इज इक्वल टू दिस, और इसी तरह से ये सारों का। तो जो वो फिगर है फिक्स एसेट्स का या लॉन्ग टर्म एसेट्स का या करंट एसेट्स का डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका उनका फिगर आ जाएगा, और टोटल एसेट्स तो होंगे ही 100 के बराबर, ठीक है। और ये हर साल का सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा। इसकी मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक आज क्वेश्चंस की कोशिश करूंगा कि जो है ना बुकलेट शेयर कर दूं, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर सकें इसकी। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट में सबसे बड़ा फिगर क्या होता है? सेल्स, क्योंकि सब चीजें सेल में से निकल रही होती हैं और इसी में से फिर आगे एंड के ऊपर हमारा प्रॉफिट या लॉस के सारा कुछ निकल रहा होता है। तो सेल सबसे बड़ा फिगर होता है, इसलिए सेल्स को हम 100% कर देते हैं। ये देखा आपने 1,16,000 की 2003 में थी और 2002 के अंदर थी 1,09,000 की, तो ये दोनों को हम हर साल के हिसाब से 100% कर देंगे, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो था वो आपका इसके अंदर 58 मिलियन था और इसके अंदर 60 मिलियन था, तो 58 मिलियन डिवाइड बाई 1,09,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका आया 53.94%। जबकि यहाँ 60 था तो 60 डिवाइड बाई 1,16,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आया 51.47%। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया इसमें से माइनस करके 50 और इसमें आया 56, तो यहाँ पर कितना होगा 50 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 100, ये आपका 46% आ जाता है, या फिर इसमें से इतना माइनस कर लेंगे तो भी 46% ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया 56 डिवाइड बाय 1,16,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 48.53, ये बेसिकली 100 में से 51.48 माइनस करके 48.53 ही आएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आपने कॉस्ट देखी कि 2003 के अंदर ये थी 86 लाख, जिसको हम कहेंगे 8 मिलियन। 8 मिलियन डिवाइड बाय 116 मिलियन इंटू 100, ये 7%, ये आपकी 7% कॉस्ट है। ये इसी तरह से इस केस के अंदर 9 मिलियन थी और ये था 109, तो डिवाइड बाय 109, ये 9 मिलियन डिवाइड बाय 109 मिलियन इंटू 100, ये हो गया 8.41%। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये डिनोट करें ये माइनस हो रहा है, ये जो विदाउट ब्रैकेट्स है ये डिनोट करें ये पॉजिटिव में है फिगर, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, एंड के ऊपर आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो वो पॉजिटिव, वो ब्रैकेट्स के बगैर होगा, लॉस होगा तो वो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने स्टेटमेंट्स आपकी प्रिपेयर करनी है। अभी आपको एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये बनती है, ठीक है ना। अगर ये देखें इसकी ये टोटल एसेट्स हैं, ये थोड़ा सा अपसाइड, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, लेकिन यू सी कि ये दो इसकी जो लाइंस हैं ये 2000 डिफरेंट 2 ईयर्स की लाइंस है, ठीक है। तो ये टोटल एसेट्स होंगे दोनों सालों के अंदर, ये 100% हम कर देंगे, ठीक है। इस तरह से नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा है नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका फिगर, तो ये नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट डिवाइडेड बाय दिस टोटल एसेट्स इनटू 100, ये इसकी परसेंटेज आ गई 80%, और उसकी यहाँ पर आ गई 2880 डिवाइड बाय 3588 इंटू 100, ये हो गया 80.3%। फिर इसी तरह से ये ऊपर वाले फिगर्स भी कि 642 डिवाइड बाय 3373 इंटू 100, ये आ गया 19.1%। इस तरह से ये ऊपर तक के सारे फिगर कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरह से टोटल, क्योंकि लाइबिलिटीज एंड इक्विटी जो है वो टोटल एसेट्स के बराबर है 3373 के बराबर, तो ये जितनी भी टोटल आपकी लॉन्ग टर्म डेट है लेट्स सपोज, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट आपका है 531, तो डिवाइडेड बाय 3373 इंटू 100,
तो ये उस तरह से आपका लॉन्ग टर्म डेट जो है वो कैलकुलेट हो गया 15.7% के ऊपर। इस तरह से कॉमन स्टॉक इक्विटी कितने की हुई है, रिटेन अर्निंग्स कितने की हुई हैं, ये तमाम चीजें टोटल जो इसका बना है वो तकरीबन 68.1% बना है। ये सारा यहाँ पर आपके पास यूं कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और कॉमन साइज बैलेंस शीट है और ये एक और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है। अब ये जो था ये वर्टिकल ये आप कर रहे थे इसका, ठीक है। इसके बाद आता है एक बेस ईयर एनालिसिस। ठीक है, बेस ईयर एनालिसिस को हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। सॉरी, कॉमन साइज जो हमने ऊपर बनाई है ना अभी कॉमन साइज एनालिसिस, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। और बेस ईयर एनालिसिस जो होता है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये अभी आगे बेस ईयर स्टार्ट होने वाला है। पहला जो हमने ऊपर किया वो कॉमन साइज एनालिसिस, ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और वर्टिकल एनालिसिस था। अब हम बेस ईयर एनालिसिस कर रहे हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम 2006 को बेस ले लेते हैं। लेट्स सपोज 2006 हमारा सबसे पहला साल है और उससे अगले साल तुम्हारे जो होंगे वो जो हमारे अगले साल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेस ईयर जो होगा उसके तमाम फिगर 100% हो जाएंगे। तो बेस ईयर में जो सारे फिगर्स हैं ये तमाम को हम 100% कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ इसने बेस ईयर लिया 2001 को, ये इस तरफ लिया इसने, ये इस तरफ नहीं लिया। ठीक है, ये आमतौर पे बेस ईयर आपका इस तरफ होगा 2006 जहां पर ये लिखा हुआ है ये इस तरह को होगा, ईयर 1 से जा रहे होंगे आगे को 6 तक। और ये बेस ईयर जो 1 होगा 2001 जैसे कि ये बेस ईयर होगा, ये 100% हो जाएगा। तो पहले साल के तमाम फिक्स एसेट्स आपके थे लेट सपोज 1 लाख के, तो आपने एक 100% कर दिया। करंट एसेट 50,000 के थे, आपने 100%। टोटल एसेट्स 1.5 लाख के हुए थे, इसको दोनों को मिला के आपने 100% कर दिया। इस तरह से करंट लाइबिलिटीज जो थी 15,000 की थी, ये 100% कर दिया। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ये 10,000 की थी, ये 100%। ये सीधा सीधा 100 कर देने, सबको 100% कर देना। ठीक है, अब आपने अगले सालों की कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दिस ईयर करनी है। तो जी 1 लाख की थी, अगले साल होगी 1,25 की। तो 1,25 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, 1 लाख ये 125 हो गया परसेंट। ठीक है, तो इसके अंदर 25% का इजाफा हुआ है। फिर ये अगले साल करंट एसेट जो थे आपके 55 के हो गए, तो डिवाइड बाई 50 इंटू 100, ये 110% इजाफा हो गया इसके अंदर। ठीक है, ये 110 हो गया। टोटल एसेट्स आपके 180 हो गए, जबकि पिछले साल 150 थे। तो ये 180 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, ये एक 20% आ रहा है। इसका मतलब 20% का इजाफा पिछले साल के मुकाबले। अगर ये कम हो रहा हो, लेट सपोज ये हो जाता जी 80,000, तो 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख, ये 80% हो रहा हो, तो इसका मतलब 20% कमी आई है हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो सकता है ये कम भी हो सकता है, ये कम हो सकता है परसेंट। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। सेम गोज फॉर द इनकम स्टेटमेंट। कि इनकम स्टेटमेंट अगर कोई है तो उसकी जो बेस ईयर पहले साल का जो सारे फिगर्स होंगे वो 100% हो जाएंगे और अगले साल वाले फिगर उस पिछले साल वाले की परसेंटेज के तौर पे आ रहे होंगे। इसको बेस ईयर या इंडेक्स एनालिसिस भी कहा जाता है। इंडेक्स एनालिसिस, बेस ईयर या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसके बाद शुरू होता है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियोज हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिकली क्योंकि हमें एक फिगर जो है प्रॉफिट का, जी प्रॉफिट कितना हुआ जी 10 लाख, क्या मुझे इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए, मुझे नहीं पता लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। क्यों जी, प्रॉफिट अगर हुआ है जी 1 अरब लगा के 10 लाख का, तो दिमाग खराब है। 1% का प्रॉफिट, इससे भी कम का प्रॉफिट, इससे ज्यादा तो मुझे बैंक वाले दे देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का 50 लाख लगाकर, दैट मीन 20% प्रॉफिट, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट की परसेंटेज है और मुझे इस कंपनी के अंदर पैसे लगाने चाहिए। इसलिए हमें दो चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। इस तरह से और भी डिफरेंट चीजों को जानने के लिए हमें बेसिकली दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है कि एक फिगर हमें कोई चीज सही से बता नहीं रहा होता। ठीक है, अब हम रेशियोज जब क्योंकि करने जा रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि रेशियोज की कितनी टाइप्स हैं। फाइनेंशियल रेशियोज एंड आर ट्रेडिशनली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी की रेशियो होती हैं। एबिलिटी टू पे बिल्स इन दी शॉर्ट टर्म, कि हम शॉर्ट टर्म में क्या अपने पैसे वापस कर सकते हैं, किसी से अगर उधार लिए को बिल पे करना है तो कुछ चीजें पेमेंट करनी है वो शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी की रेशियोज होती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम शॉर्ट टर्म में पेमेंट कर सकेंगे किसी को कि नहीं। फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या फाइनेंशियल लेवरेज की रेशियोज जो होती हैं, ठीक है, ये एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के, क्या लॉन्ग टर्म में हमने जो कर्जे लिए हुए हैं उनको हम वापस रीपे कर सकेंगे, और हमारी फाइनेंशियल लेवरेज क्या है उसके हमारे रेशियोज होती हैं। फिर एसेट मैनेजमेंट और टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, ये है इंटेंसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एसेट यूज, के कितना एफिशिएंटली और कितना इंटेंसली हम अपने एसेट्स यूज करें, कितना एफिशिएंटली यूज करें कि बार बार वो पैसे कमा कर हमें दें और हम उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। देन कम्स इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये बेसिकली हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करती हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को क्या सही से कंट्रोल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। और फिर मार्केट वैल्यू रेशियोज होती हैं, ये बताती हैं कि हमारे एसेट्स की वैल्यू एज कम्पेयर टू द मार्केट वैल्यू क्या है कंपैरेटिवली। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी के मेजर्स के अंदर आ जाता है करंट एसेट्स की रेशियो, जिसे हम कहते हैं करंट रेशियो।
ठीक है। करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, सीधा सादा सा हिसाब है, करंट एसेट्स टोटल डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इसी तरह से ये आती है टाइम्स में, इतने टाइम्स है ये करंट एसेट्स जो है लायबिलिटीज के इतने टाइम्स है, तो ये 1 से ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे एसेट्स जो है करंट वो अपनी करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटीज को कई बार कवर कर सके, मतलब एक बार से ज्यादा जरूर कर सकें। हमें अगर करंटली को लोग पैसे लेने आ जाते हैं, हमारे करंट लायबिलिटीज वाले पेमेंट लेने आ जाते हैं, तो हम अपने करंट एसेट से फौरी तौर पर उनकी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये मिनिमम 1 जरूर हो और ये 1 से ज्यादा हो, 1 से कम ये डेंजरस होगी। मूविंग फॉरवर्ड, क्विक रेशियो या जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, इस केस के अंदर क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे करंट एसेट्स में से जो इन्वेंट्री है वो सबसे देर से बिकने वाली चीज है। मतलब इन्वेंट्री बिकते बिकते टाइम लगेगा ना, हमने माल बना के रखा उसको बिकने में टाइम लगेगा, रॉ मटेरियल खरीद के रखा उसको बिकने में टाइम लगेगा, बाकी चीजें तो एसेट जो है वो जल्दी से कन्वर्ट हो सकते हैं कैश के अंदर, लेकिन इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए हम क्विक रेशियो चेक करते हैं, इसको हम एसिड टेस्ट करते हैं कि क्या हम अगर इन्वेंट्री को छोड़ भी तो भी हमारे एसेट्स हमारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये आपकी होती है क्विक रेशियो, ठीक है, या एसिड टेस्ट रेशियो भी इसे कहा जाता है। यूजुअली ये भी हमारी हम चाहते हैं कि ये 1 से कम ना हो, ये 1 से अबव ही हो, ये 1 से कम होगी तो ये रिस्क होगा कि हम अपने जो लायबिलिटीज वाले अगर लेने आ जाए पैसा तो उनको उतना इजीली पैसा नहीं दे सकेंगे। कैश रेशियो सादे सी है कि कैश डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, कि कैश हमारी करंट लायबिलिटीज को कितनी बार कवर कर रहा है, कि कैश अगर हमारी करंट लायबिलिटीज को हम कोशिश करेंगे ये ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी टाइम्स में होगी कि इतने टाइम्स हमारी करंट लायबिलिटीज को कवर कर रहा है। हमारी कोशिश होगी कि ये ज्यादा से ज्यादा हो, ये ज्यादा से ज्यादा कैश ही हमारी लायबिलिटीज को कवर करे, लेकिन ये 100% भी कवर कर रहा हो तो ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, कितना कैश अपने पास हम फालतू अरेंज करके रख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इससे हमारी सॉल्वेंसी जो है, जो लिक्विडिटी है शॉर्ट टर्म की, वो बढ़ जाएगी। हम शॉर्ट टर्म में कोई आएगा तो उसको पेमेंट जरूर कर सकते हैं, बताओ कि जी हम इसको पेमेंट करके भेज सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर हमारे लिए ये मतलब है कि ये पैसे कुछ कमा नहीं रहे, ये पैसे पड़े हैं हमारे पास और हमारी पेमेंट्स करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नाउ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मेजर्स, ठीक है, आज मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मेजर्स कवर करके हम खत्म करते हैं, बाकी की रेशियोज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। टोटल डेट रेशियो, टोटल डेट रेशियो क्या होती है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, कि जितना कर्जा है हमने लिया हुआ, जितना डेट लिया हुआ टोटल, जिसके अंदर हमारे करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों शामिल होंगे, या तो हम इसे ऐसे करेंगे कि करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, कि टोटल डेट की रेशियो क्या है हमारी, एसेट्स को कितने टाइम्स हमारे एसेट्स जो है हमारे डेट को कितने टाइम्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम टोटल अब देखते हैं कि टोटल एसेट्स में से हम माइनस कर दें टोटल इक्विटी, तो हमारा सिर्फ डेट बच जाता है, डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हम अब देखते हैं कि कितने टाइम्स हमारे टोटल एसेट्स जो है वो हमारे डेट को कवर कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा है ये हमारा आता है तकरीबन 0.28 टाइम्स, ठीक है, कि तुम्हारे हमारे जो टोटल एसेट्स को हमारा जो डेट है वो 0.28 टाइम्स कवर करता है, ठीक है। सो यूज 28% डेट, हमने सिर्फ अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए 28% डेट को इस्तेमाल किया हुआ है, तो दैट इज अ गुड थिंग। हाउ वी यूज डेट टू वेरिएबल्स, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी हो सकती है और इक्विटी मल्टीप्लायर के तौर पे भी हो सकता है, ठीक है। डेट माइनस इक्विटी रेशियो जो होती है वो टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी हो जाती है, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी। सॉरी सॉरी सॉरी, डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ऊपर हमने की थी टोटल डेट रेशियो, डेट रेशियो का मतलब टोटल डेट डिवाइड बाय एसेट्स, टोटल एसेट्स, जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अब इस केस के अंदर हमने जैसे ऊपर किया था कि टोटल डेट हमारा कैलकुलेट किया था टोटल एसेट्स माइनस टोटल इक्विटी, तो उसको इतना कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, हम नीचे डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर, तो ये हमारा डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगी। और अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है, तो हम टोटल एसेट्स डिवाइड बाय टोटल इक्विटी कर देंगे, तो हमारा इक्विटी का मल्टीप्लायर आ जाएगा कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो इक्विटी से कितनी बार कवर हो सकते हैं, तो वो हमारे 1.369 टाइम्स हमारी एसेट्स कवर हो जाए, जिस एग्जांपल को हम इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इंपॉर्टेंट रेशियो, ठीक है, कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर लेती है। मतलब हमारे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से
क्या हमें इंटरेस्ट पे करने के लिए इतने पैसे होते हैं कि हम कम से कम एक बार जरूर होती है, मिनिमम 1 जरूर होनी चाहिए ये, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम डिवाइड कर देते हैं ऑन इंटरेस्ट जो हमने पे करना है बैंक को, तो वो हमारी यहाँ पर आ रही है 4.9, जो इज वेरी गुड, क्योंकि ये 1 से जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारे लिए बेहतर होगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को 5 बार कवर कर सकता है, मतलब कि हमारा इंटरेस्ट हम इजीली पे कर सकते हैं। अगर 5 टाइम्स हमारी अर्निंग्स कम भी हो जाए तो भी हम अपना इंटरेस्ट पे कर